काजल और विनय दोनों पड़ोसी थे। बचपन से ही दोनों गहरे दोस्त थे। एक साथ ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही कॉलेज से दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी। इसी कारण दोनों के बीच में प्यार भी बहुत था। दोनों एक दूसरे की कमी को भी बहुत महसूस करते थे। ऐसे ही जब काजल अपनी मौसी के घर शादी में गई हुई थी तो वो एक हफ्ते के बाद लौटी। विनय फौरन उससे मिलने गया। रात के 11 बज रहे थे और विनय ने काजल के घर का दरवाजा खटखटा दिया। अरे विनय बेटा, तुम और यहाँ इतनी रात में? वो आंटी जी, मैंने सोचा आप लोग सफर से थके हारे आए होंगे तो आप लोगों के लिए डिनर ले आऊं। मम्मी ने दाल चावल और पनीर की सब्जी बनाई थी, साथ में थोड़ी रोटी भी है। आप सबने अभी कुछ खाया तो नहीं होगा? वो दीदी ने पराठे और अचार दे दिए थे, वही रास्ते में खाए थे। बस हम लोग तो सोने ही जा रहे थे। अरे ऐसे कैसे आंटी जी? अंकल जी, आप और काजल भूखे थोड़ी सोओगे। अब पड़ोसी होने का इतना फायदा तो होना ही चाहिए। थैंक यू विनय। काजल की मम्मी सब देख और समझ रही थी। काफी समय से वो विनय और काजल का एक दूसरे की तरफ झुकाव महसूस करती आ रही थी और एक दिन बातों ही बातों में काजल की मम्मी ने विनय की मम्मी से बात छेड़ी थी। सुमित्रा जी, मैं कह रही थी वो मैं काजल के लिए बहुत रिश्ते देख चुकी हूँ, पर काजल सभी रिश्तों के लिए मना कर देती है। मुझे लगता है कहीं न कहीं विनय और काजल एक दूसरे को पसंद करते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अगर हम दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार बन जाएं तो कैसा रहेगा? वो तो ठीक है, पर मैं सोच कर जवाब दूंगी। घर में सबसे बात कर लूं, विनय के पापा से, मधु से, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, मैं जवाब का इंतजार करूंगी। काजल की मम्मी अपनी बात रखकर चली गई। विनय सब कुछ सुन चुका था, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मम्मी ने सोचने का समय क्यों मांगा, जबकि वो तो खुद जानती है कि वो काजल को पसंद करता है। काजल की मम्मी आई थी, विनय और काजल के रिश्ते की बात कर रही थी, पर मैंने बोला कि अभी हमें सोचने का समय चाहिए। सोचना क्या है? अरे इतने पास में लड़के का रिश्ता थोड़ी करना है, थोड़ी दूरी होनी चाहिए बहुओं के मायके और ससुराल में। वही तो मैं भी सोच रही थी। मधु से भी मेरी बात हुई थी, वो बोल रही थी कि मम्मी 4 कदम पर मायका होगा तो कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहेगी। क्या करूं फिर? या तो कोई बहाना कर। मम्मी मैंने सोच लिया है, मैं काजल से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं। आप लोगों को जो सोचना है सोचते रहो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं काजल से ही शादी करूंगा। मेरा ये आखिरी फैसला है। इतना कहकर विनय गुस्से में घर से चला गया। अब जब विनय ने सोच ही लिया था कि मैं काजल से शादी करूंगा तो घर वालों को भी मानना पड़ा। विनय और काजल की शादी हो गई। काजल बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने बचपन का प्यार मिल गया। काजल, मैं बहुत खुश हूँ, आज हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन गए, जो हम दोनों का सपना था। मैं भी बहुत खुश हूँ विनय। वैसे कितना अजीब सा लग रहा है ना, मम्मी का घर बिल्कुल पड़ोस में है और मैं यहाँ पर तुम्हारे घर, वो भी रात में। पहले तो रात में आते हुए डर भी लगता था और आज देखो मैं तुम्हारे घर में हूँ, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। मैं भी तो तुम्हारे घर आते हुए डरता था। रात को तुमसे मिलने के लिए कितने बहाने करने पड़ते थे, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, पर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये सब तो मुझे भी सपना ही लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू काजल। आई लव यू विनय। विनय और काजल इस शादी से बहुत खुश थे। अगले दिन काजल सोकर जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में सब सो रहे हैं तो वो दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने मायके चली गई। काजल की मम्मी तो सुबह जल्दी उठ जाती थी और काजल को भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। काजल को लग रहा था कि वो अभी भी अपने घर ऐसे ही आ सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। काजल, तू ऐसे चुपचाप बिना बताए यहाँ आ गई? अरे बेटा, आज तेरी पगफेरे की रस्म है, तुझे रस्म करके यहाँ आना था। तेरे सास ससुर को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे। अभी कोई उठा नहीं होगा, जा चुपचाप वापस चली जा। हाँ पापा, जा रही हूँ। एक कप चाय तो आराम से पीने दो, कितने दिन से ढंग से बैठकर चाय भी नहीं पी मैंने। मम्मी मुझे चाय के साथ रस दे दो और उस पर थोड़ी मलाई लगा देना। हाँ, ला रही हूँ मेरी लाडो रानी। इधर काजल इत्मीनान से मायके में नाइट सूट में बैठी हुई चाय पी रही थी। उधर उसकी सास पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। विनय बेटा, काजल कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी, एक बार छत पर देख कर आता हूँ। तभी काजल आ जाती है। काजल, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो और वो भी नाइट सूट में? कहाँ गई थी तुम? वो आप सब सो रहे थे ना और मुझे चाय पीनी थी तो मम्मी के घर चाय पीने चली गई थी, बस वहीं से आ रही हूँ। तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी रस्म के अपनी माँ के घर चली गई। तुम्हें पता भी है तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। शादी के बाद नई बहू की ससुराल में कुछ रस्में होती हैं,
इसलिए ये बचपना छोड़ दो। ये नहीं कि 4 कदम पर मायका है तो तुम ऐसे ही उठकर चली जाओगी। हमारी भी मोहल्ले में इज्जत है विनय, इसीलिए मैं काजल से तुम्हारी शादी के लिए मना कर रही थी। इतने नजदीक मायका होना बिल्कुल सही नहीं है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर काजल मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई। उसी दिन से शुरू हुई काजल और उसकी सास सुमित्रा देवी के सास बहू के रिश्ते की कड़वाहट। अब तो जब भी मौका लगता काजल अपने मायके चली जाती और अपनी सास की खूब बुराइयां करती। माँ, आपको पता भी है माँ जी घर का एक भी काम नहीं करती हैं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। जब देखो बस यही ताना देती रहती है कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। उनका बस चले तो वो मेरा मायके आना ही बंद कर दे। अरे ऐसे कैसे आना बंद कर देंगी, ये कोई बात होती है? मैं आज ही तेरी सास से बात करूंगी। अरे पहले पड़ोसी थे, इतना प्यार था, अब समधी बन गए तो उसमें इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? हमने भी अपनी बेटी दी है, कोई फेंकी नहीं है उनके घर में। रहने दो माँ, अरे मुझे कौन आने से रोकेगा, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुझे किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, टेंशन मत लो। मैं चाहे दिन में 10 चक्कर लगाऊं, मेरा अपना घर है। अच्छा मैं जा रही हूँ, विनय के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। काजल घर पहुंचती है तो घर का नजारा ही बदला हुआ था। काजल, तुम मम्मी के घर गई हुई थी और मुझे बताया नहीं कि तुम मम्मी के घर गई हो। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने वो मधु के ससुर रहते हैं ना गांव में, उनसे 2 डिब्बे देसी घी मंगवाया था, गांव का शुद्ध देसी घी। सोचा एक हम रख लेंगे और 1 किलो का डिब्बा तुम्हारी मम्मी को दे देंगे। बहुत बढ़िया घी होता है गांव का। चलो मैं तुम्हारी मम्मी के घर चलती हूँ, उनसे मिल भी लूंगी और ये घी भी दे आऊंगी। आप और मेरे मायके? अरे वो तुम्हारा मायका बाद में है, मेरी सहेली आशा का घर पहले है। विनय, हम दोनों सास बहू जा रहे हैं, थोड़ी देर हम वहीं बैठेंगे, तुझे चाय पीनी हो तो वहीं आ जाना। हाँ ठीक है माँ। काजल, तुम मम्मी के घर मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर काजल भी हैरान थी। काजल, तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे में अचानक इतना बदलाव कैसे आया? मैंने बहुत सोचा और मेरे मन में ये बात आई कि जब हम बेटों से दूर नहीं रह सकते तो बेटियों को अपने माता पिता से दूर क्यों रखें? बेटियों को भी बेटों की तरह पूरा हक है अपने मायके में कभी भी आने जाने का, अपने मायके में समय बिताने का। जिस तरह हम अपने बेटों को हमेशा अपने पास रखते हैं, तो फिर एक बेटी को अपने माता पिता से मिलने के लिए इजाजत क्यों लेनी पड़े? अब मधु आती है तो मैं और विनय के पापा कितने खुश हो जाते हैं। मधु को भी तो मायके आकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे माँ पापा को खुशी होती है। काजल, अब तुम्हें अपने मायके आने के लिए मुझसे या फिर घर में किसी से भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने मायके कभी भी आ सकती हो। थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। सुमित्रा की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक अलग खुशी आ जाती है। दोनों समधन भी आपस में गले मिलती हैं। उस दिन के बाद काजल को कभी भी अपने मायके आने जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। उसके लिए मायका और ससुराल दोनों में कोई फर्क नहीं था। दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो हलवे की पूरी कढ़ाई उठाकर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना और सारा खाना रसोई से लेकर घर में भी फैला देना, ये दीपा और उसके पूरे परिवार की आदत थी। ये तो जब दीपा ससुराल में रहने लगी तब सबको उसकी इस आदत का पता चला। दीपा, तुम रसोई के सारे बर्तन खाना बनाने के बाद बाहर क्यों ले आती हो? आज तुमने दाल चावल बनाए तो पूरा कुकर और कढ़ाई बाहर आंगन में रख दी, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या बुराई है? बार बार रसोई में जाने से अच्छा है एक ही बार में सारे बर्तन बाहर रख दो। हम तो अपने घर में ऐसे ही करते हैं। अब मैं ये थोड़ी है बार बार मैं रसोई में उठकर जाऊंगी कुछ चाहिए हो तो। सबके बार बार टोकने पर भी दीपा ने अपनी आदत को नहीं सुधारा। एक दिन दीपा के सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। वहीं दीपा खाना बनाकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आशा बहन जी घर पर नहीं है क्या? माँ बाबूजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ऐसा है बेटा, हमारे बेटे जो है राहुल की शादी है। ये शादी का कार्ड है और मिठाई का डिब्बा। माँ पापा से कह देना कि सबने शादी में जरूर आना है। तभी आनंद भी कमरे से बाहर आ जाता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। दीपा, अंकल आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है आप खाने के लिए बैठे हो, फिर कभी आएंगे। अच्छा शादी में सबने पहुंचना है, मम्मी पापा को बोल देना। कार्ड देने आए पति पत्नी अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चले गए। दीपा की सास अगले दिन पड़ोस वाली के साथ बातें कर रही थी।
क्या बात है आशा बहन, सुना है तुमने तो पूरे घर को रसोई बना दिया है। कल मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी तुम्हारे घर कार्ड देने आए थे ना? हाँ आए तो थे, क्या हुआ? वही बता रहे थे कि तुम्हारे घर जब कार्ड देने गए तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। तुम्हारी बहू ने पूरे ड्राइंग रूम को रसोई बनाकर रखा हुआ था। जिधर देखो उधर खाने के बर्तन फैले हुए थे। मुझे तो मिसेस शर्मा ही बता रही थी, बोली उन्हें तो बहुत प्यास भी लगी थी, पर वहाँ तुम्हारे घर उन्होंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि तुम्हारे घर में उनका रुकने का मन ही नहीं था। ऐसे कौन खाना खाता है आशा बहन? मैं बहू से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीपा की सास गुस्से से भरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी बहू दीपा को खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगती है, तभी एक टैक्सी उनके दरवाजे पर रुकती है। टैक्सी में दीपा के मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए थे। दीपा का मायका दूसरे शहर में था, इसलिए शादी के बाद उसके मायके वाले उसे मिलने और कुछ दिन उसके पास रहने आए थे। इस वजह से दीपा की सास उसे कुछ कह नहीं पाई। माँ पापा, ज्योति अमन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ, सोचा शादी के बाद कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेते हैं, तुम्हारे शहर में घूम लेंगे। अभी कुछ दिन काम तो था नहीं, इसलिए घर पर खाली ही बैठे थे, तभी तुमसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा दीदी, मैं तो आपके हाथों के गरम गरम छोले भटूरे खाने के लिए तरस गई। मम्मी तो बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ बढ़िया तैयार कर दूंगी, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ। आशा देवी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उसके घर का नजारा क्या होने वाला है। अरे दीपा, मुझे प्याज टमाटर यहीं दे दे, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ, मैं लाती हूँ। दीदी मैं सलाद का सामान लेकर आती हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है। वही फ्रिज में सब कुछ है, निकाल कर यहीं बाहर ले आओ। तीनों मिलकर बैठकर काम भी कर लेंगे और गप्पे भी मार लेंगे। ड्राइंग रूम की हालत देखने वाली थी। एक तरफ मेज पर आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए थे और बाकी सब सब्जियां फैलाकर बैठी हुई थी। पूरे ड्राइंग रूम का नजारा देखने वाला था। भाभी, ये सब क्या है? पूरे ड्राइंग रूम को तो आपने रसोई बना दिया, सब कुछ गंदा हो गया है। अभी तो काम वाली सफाई करके गई थी और देखो ना, जगह जगह से पंखे से आटा उड़कर इधर उधर फैल रहा है। कोई नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, बस हो ही गया। ज्योति गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और सारी बात कह देती है। माँ, घर का क्या हाल हो गया? आपको भी पता है ये घर कम रसोई ज्यादा लगता है। जहाँ देखो वहाँ सब्जियां, बर्तन, आटा, दाल, चावल इधर उधर बिखरा ही रहता है। भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। जब से वो इस घर में आई, घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती। ऊपर से उनके मायके वाले और यहाँ आकर बस गए। मैं भी इसी बात से तंग हूँ। ये तेरे पापा बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं बोलते, बस मुंह सिलकर बैठे रहते हैं। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो आशा। मैं क्या बहू के घर वालों को ये जाकर कह दूं कि वो यहाँ से चले जाएं? है, तुम भी कैसी बातें करती हो। थोड़े दिन की बात है, संभाल लो। जब वो चले जाएंगे तब हम बहू से बात करेंगे। एक दिन दीपा रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी बनाई और गरम गरम कुकर लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया और अंदर बर्तन लेने के लिए चली गई। तभी दीपा की सास अलमारी से कुछ सामान निकालने आई। उस समय ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, बस दीपा की सास आशा ही थी। अचानक कुकर फट गया। आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आशा जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। ये सब दीपा भाभी और इनके मायके वालों के कारण हुआ है। अगर इनमें जरा सी भी समझ होती तो ये इस तरह से लापरवाही ना करती। आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना, तो बस मैं तो इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देती। सबका मूड खराब था क्योंकि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। दीपा और उसके मायके वाले भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो दीपा के साथ कुछ गलत ना करे। दीपा के मम्मी पापा और दीपा बहुत शर्मिंदा थे। समधन जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप हम सबकी गलतियों की सजा हमारी दीपा को मत देना। हम वादा करते हैं हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। हम दीपा से दूर रहेंगे, पर आप दीपा को हमारे साथ मत भेजना। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा फूट फूट कर रोने लगती है। दीपा बहू, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से जाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गलती तो हर किसी से होती है। और फिर देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आगे से ध्यान रखना, जो चीज जहाँ के लिए बनी होती है हमें उसका इस्तेमाल वहीं करना चाहिए। चलो अब चुप हो जाओ और आप सब भी इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपका ही घर है और जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी आप सभी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते दीपा का जन्मदिन है, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। माँ जी, आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? आनंद ने बताया था। वो चाहता था कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पर सरप्राइज रखे। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया।
अब दीपा ने रसोई का खाना घर में फैलाने की आदत छोड़ दी। अब वो जो कुछ भी बनाती रसोई से ही थाली में परोस कर लाती, जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया।